इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों ने क्या करने हैं, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हर एक क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल वाले भी करेंगे, न्यूमेरिकल वाले करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस वाले सेशन को बहुत ही ईमानदारी से आप लोग फॉलो करिएगा। जो मैं कराते चलूँ बस आप मुझे फॉलो अप करो, उस पर कमांड बनाओ, रिवीजन प्रैक्टिस खूब करो, जम के करो एकदम, ठीक है ना। ओके, कॉपी पेन लेकर बैठिए, कुछ नया लगता है तो उसको नोट डाउन करिए, फटाफट लिखिए। चलिए देखिए जरा, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है या कैसे क्या, एकदम अलग अलग बैठो। बैठो बिना शोर शराबे की, एकदम शांति से बैठिए, आप लोग पढ़ाई करिए। एग्जाम टाइम में थोड़ा सीरियस हो जाओ, मेरे लिए नहीं अपने लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन जो भी लगेगा फटाफट नोट करना, आंसर आंसर और सब नोट करना, क्या है क्या है। आपसे मैं पूछूंगा किसका क्या मतलब, आपको बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, एकदम कनेक्टेड फील करो कि आप अपना ही कर रहे हो। जहां जो लगेगा आपको नहीं आएगा मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है। चलो हाँ, इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, सीधे बैठ जा गुड़िया। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। और क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन क्लोज लूप, ट्रू है या फॉल्स। सर्किट ओपन होगी तब भी करंट फ्लो होगा क्या, सर्किट का क्लोज होना मस्ट है या नहीं, स्टेटमेंट सही है गलत है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब क्लोज सर्किट की बात कर रहा है, मेस भी बोल सकता है वो, लूप की जगह क्या बोल सकता है, मेस, या सर्किट भी बोल देगा, कुछ भी बोले बात एक ही है, हमेशा ध्यान रखना। तो हमेशा करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट हमारी क्या होगी, क्लोज होगी, या लूप क्या होगा हमारा, क्लोज होगा, या जो मेस होगा वो क्या होगा, हमेशा क्लोज होगा। कोई भी वर्ड यूज करें सबका मतलब एक ही होगा, फेमिलियर रहोगे तभी तो जान पाओगे। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। फिर क्या है इसमें, द साई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, ओम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या ओम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या ओम है, ये ट्रू है या फॉल्स है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट या ओम है क्या, ओम किसकी यूनिट थी, ओम किसका यूनिट था, रेजिस्टेंस का यूनिट था, याद है आपको, ओम किसका यूनिट था, रेजिस्टेंस का यूनिट था। पोटेंशियल का वोल्ट था या जूल पर कूलम था। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है, साई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओम, इज इट राइट और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। बाकी इसके आंसर लिखिए, आप देख लो फटाफट हर चीज का। क्या दिया, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फिर क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इज इट राइट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्या चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ट्रू है ना, ये हो जाएगा ट्रू आपका। बाकी इसके आंसर हैं जो आप आगे देख लेना फटाफट, पहले वाली में ट्रू हमने लगाया, इसको देख लेना, ये आपको शेयर भी कर देंगे, आप देख लेना, जो आपको लगेगा काम का नोट करना। बाकी बेसिक से एडवांस तक का हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान समझना। अभी प्रैक्टिस सेशन को अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा है, अगर अच्छे से कर लोगे तब भी आपका पेपर बेहतरीन जाने वाला है। अभी लास्ट चांस है आपके पास, लास्ट चांस है, इसको कर लेना। इसके बाद बस केवल रिकैप और रैपिड रिवीजन वाली क्लासेस होंगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। रिकैप में क्या होगा, केवल मैं ही बोलूँगा, आप सुनेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। रैपिड रिवीजन में क्या होगा भाई, 15 से 20 मिनट का एक चैप्टर का ब्रीफ देंगे, दैट्स ऑल, बस यही आपका मेन टाइम है, इसमें आप पढ़ लो अच्छे तो पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए अब क्या दिया, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन, क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन को जब भी पढ़ना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को सबसे पहले क्या लिखना, उससे डेटा, जो भी डेटा आपको दिया रहेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी उसको एमकेएस में कन्वर्ट कर लेना, फिर जो पूछा जाएगा उसको लिखना, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखना, फिर उसमें जो फार्मूला यूज़ करना है फार्मूला लिखना, फिर क्वेश्चन को वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या क्या इसमें दिया, जरा दिखना क्या दिया है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट आपको दिया कितना दिया है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर कितना दिया है, 10 मिनट, टाइम कितना दिया आपको जरा बताना, 10 मिनट के लिए दिया, टाइम कितना दिया भाई, 10 मिनट के लिए। तो क्या क्या दिया पहले आपको बताओ, यहां से इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया 1 एम्पियर, ध्यान से देखना, और टाइम कितना दिया आपको 10 मिनट दिया। अच्छा मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा ना, क्योंकि एमकेएस में सबको लिखना है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना चाहिए, 60 से क्या करोगे आप, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 600 सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या फाइंड करना है भैया आपको, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मतलब हमें क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू। क्या आपके पास कोई फार्मूला है, हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को रीड किया,
क्वेश्चन रीड करने के बाद जो वैल्यू दी थी हमने वो लिख लिया। फिर हमने सबको क्या किया, एमकेएस में कन्वर्ट किया, एमकेएस सिस्टम में तो स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें जो निकालना है उसको लिखा, उसके आगे क्या बना दिया, क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। आप क्वेश्चन नोट नहीं करो, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, बट कॉपी पेन लेकर प्लीज़ बैठो, मेरे साथ करिए आप लोग, केवल देखने से नहीं बनेंगी चीज़ें। कॉपी पेन लेकर बैठो, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, जो चीज़ें करा रहे हैं उसको लिखते चलो। लिखने से चीज़ें मेमोराइज होंगी और लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में क्या हो जाएंगी, एकदम छप के रह जाएंगी। ठीक है ना, एकदम समझो। अब क्या होगा, हमें देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। क्या आपके पास कोई रिलेशन है, आई सिंस इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई, तो यहाँ से बताओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा टी। आई क्या है जरा बताना, अमाउंट ऑफ करंट कितना दिया आपको 1 एम्पियर, 1 इंटू टाइम कितना है भाई 600, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 600। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। यूनिट के साथ लिखना, जब भी आंसर लिखना, आंसर जो भी लिखना हमेशा क्या करना, यूनिट के साथ लिखना। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया 600 कूलम आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया 600 कूलम आ गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी को बताओ, आसान है ना इसको समझना, बोलो बहुत टफ है क्या समझना, नहीं ईजी है एकदम। बाकी सोल्यूशन यहाँ लिखा होगा, आप देख लेना, 600 आएगा, कितना आएगा कितना आएगा, क्या आंसर होगा इसमें बताओ 600, 600 इज द व्हाट राइट ऑप्शन, होगा ना ही सही जाएगा। बाकी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप देख लेना क्या है कैसे है, 600 होगा इसका कूलम। सोल्यूशन ये लिखा हुआ है, आप देख लो। इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर दिया, टाइम 10 मिनट दिया है, हो जाएगा 6 सेकंड, 60 सेकंड मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा 600 सेकंड। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, हम जानते हैं फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, आप यूज़ करोगे, क्यू इक्वल टू क्या होगा आई इंटू टी, करंट और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 600 कूलम, दैट्स ऑल। बाकी पीछे सॉल्व कर ही दिए, समझ गए आप लोग, पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप यहाँ सोल्यूशन भी लिखा है, आप आराम से देख लेना कैसे क्या करना है, समझ गया हमारी बात। चलिए मूव करें, लिखा ना, हर चीज़ लिखना छोटी सी बड़ी, क्योंकि बेस तभी बनेगा जब आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। देखो इसमें क्या है, इसमें दिया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज, कितना क्या निकालना है पहले ये देखना, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब डब्ल्यू वर्क चाहिए आपको, वर्क निकालना है, वर्क के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग डब्ल्यू। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया आपको, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या दिया भैया 2 कूलम, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 12 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भाई 12 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, हमें डब्ल्यू निकालना है, और क्यू दिया है कितना 2 कूलम। अब मुझे बताओ डब्ल्यू क्यू वी में कोई रिलेशन है, वी इक्वल टू क्या था, हाँ या डेल्टा वी इक्वल टू क्या था, रिलेशन याद है आपको, डेल्टा वी इक्वल टू क्या था, सिंस वी नो दैट डेल्टा वी इक्वल टू क्या था डब्ल्यू अपॉन क्यू था कि नहीं, तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्या हो जाएगा क्यू, वैल्यूज पुट करते हैं, वी कितना है 12 है, और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया भाई 2 दिया है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, और वर्क यूनिट क्या होती है जूल, तो अमाउंट ऑफ वर्क आ गया हमारा, जो वर्क का मैग्नीट्यूड आ गया कि कितना वर्क हमने परफॉर्म किया वो कितना आ गया 24 जूल आ गया। कोई दिक्कत है बोलो, कोई प्रॉब्लम समझने में, इजी है ना क्वेश्चन, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है पहले वो डेटा लिखो, क्या निकालना है ये भी देखो, जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क बनाओ, जो डेटा दिया उसको लिख लो, फिर देखो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है, फिर ये चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, फार्मूला रखेंगे, देखेंगे वैल्यूज कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। लेकिन एकदम अपने आप को इंश्योर कर लेना कि सारी वैल्यूज को आपने स्टैंडर्ड फार्मूले में लिख लिया है, नहीं गलती हो जाएगी। जैसे इसके पीछे वाले यहाँ तो सब स्टैंडर्ड दिए हैं, इसके पीछे वाले में क्या दिया था टाइम मिनट में दिया था, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, ठीक है ये ध्यान रखना, इसका टाइम को हमेशा सेकंड में ही रखना है आपको, ये सब ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि इसी में निकाल के रखो तो कन्वर्ट करके करेंगे, अदरवाइज हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही अपना आंसर निकालिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया 12 जूल होगा, क्या होगा ये देखो, इसमें कितने ऑप्शंस दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है ये देख लेंगे, कौन सा सही होगा, ठीक है। अब ठीक है, हम लोगों ने कुछ गलत लिखा था क्या उसमें, हमने 12 लिखा था क्या, अच्छा अच्छा, हमने अब उसमें 12 कर दिया था ना, इसलिए 24 आ गया था, 10 है तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा 20, कोई दिक्कत है क्या, तो 20 ही आ जाएगा, ठीक है 20 इसका आंसर होगा। बाकी सोल्यूशन इसमें लिखा है कैसे क्या होगा, देखो क्यू इक्वल टू इतना दिया है आपको, बाकी चीज़ें जो डेटा दिया है आप लिख लेना, आ जाएगा आंसर, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेट किए सीधे आंसर आ गया, कोई दिक्कत है, आसान है बस थोड़ा समझना। अब इसमें देखो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, क्या रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, ट्रू है या फॉल्स है ये,
कल ही तो डिस्कस किए। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते थे, याद है? रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर ए अपॉन क्या था, एल था। इसकी जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी, ओम मीटर। ओम मीटर सिंबल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर क्या दिया है, कंडक्टर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी देन इंसुलेटर। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस एक तरह से। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी क्या इंसुलेटर से? नहीं, सबसे ज्यादा किसका था, इंसुलेटर का था। फिर किसका था, एलॉय का था। उसके बाद किसका था, सबसे कम कंडक्टर का ही होता है। उसके बाद एलॉय का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, इंसुलेटर का। मैंने लिखवाया था, अगर याद हो आप लोगों को, दिखाया था ना सब स्लाइड में, बताया, हर चीज आपको मिल जाएगी प्रॉपर। यहाँ हमने लिखा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। फिर क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, आप बताओ। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, तो ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, आई इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था आपने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट वर्ड जब भी लिखकर आ जाए तो समझ जाना नीचे हमेशा क्या लिखा है, टाइम। और किसके फ्लो होने की बात कर रहा है, चार्ज। इसका मतलब चार्ज अपॉन क्या है, टाइम। जैसे कह दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब ऊपर क्या लिखा है, चार्ज, नीचे क्या लिखा है, टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। रेजिस्टेंस वो नहीं होता है, ठीक। बाकी इसमें सबका देखो, अब इसमें दिया है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज। मैंने कल बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। सही क्या होगा, सही क्या होगा कि इंक्रीज होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है बच्चा, R3 होता है। R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर इसमें दिया है इन पैरेलल सर्किट इन पैरेलल सर्किट करंट थ्रू ईच ब्रांच इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। मैंने बताया कल, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, करंट सेम होती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप सब में क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप सब में क्या होता है, सेम होता है। ये भी कल पढ़ाए, सब डिटेल में बताएं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, वोल्टेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, करंट। लेकिन यहाँ कौन से कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसमें, सेम होगी क्या, नहीं। क्या चीज सेम होता है, वोल्टेज। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। यहाँ पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है वो, तो ये स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें देखिए क्या दिया है, वही सब आंसर दिए हैं आपके जो पीछे हमने किए हैं, सबका आंसर है इसमें, किसका क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ठीक है, राइट आंसर। द पर्पज ऑफ रियोस्टेट इज, क्या बताओ, रियोस्टेट का क्या पर्पज है, बताओ जरा सोच के मुझे। हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टेट का मतलब क्या भैया, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूज से हम क्या करते हैं, रियोस, हाँ, टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, लिख लेना, लिख लेना। इसका क्या पर्पज है सर्किट में, क्या है इसका पर्पज, बताओ। टू रेगुलेट या टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। इसको कंट्रोल करते हैं हम, टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाई चेंजिंग व्हाट, बाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, करंट के अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हैं। करंट के अमाउंट को क्या कर सकते हैं हम, घटा बढ़ा सकते हैं हम। तो आप ये समझो, ये इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको तीसरी बार करा रहा हूँ। इसके बाद, अभी इसके बाद रिकैप लेंगे। इसके बाद देखिए रैपिड 5 बार कम से कम हो जाएगा ये। इसके बाद भी अगर नंबर नहीं आए तो बेटा जो घर में सबसे पुरानी जंग वाली तलवार या चाकू रखी हो उसी से कुछ कोशिश करो, हो सकता है दिमाग को खुचौड़ो कुछ है बेटा। प्लीज़, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिए ना प्लीज़।
तो रियोस्टेट क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, वेरिएबल रजिस्टेंस वाला वो पैटर्न होता है, हम समझ रहे हैं ना इसमें क्या करना होता है, मतलब डिवाइस है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं किसको, रेगुलेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, कैसे, बाय चेंजिंग रजिस्टेंस। जिससे फैन में रेगुलेटर लगा होता है ना, कभी फैन की स्पीड बढ़ानी हो घटानी हो तो कैसे करते हैं, उसमें रजिस्टेंस को घटाते बढ़ाते हैं, लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखना, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। इसमें बहुत क्लियर समझना, अगर वोल्टेज हमारा बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन फिर करंट और रजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, करंट और रजिस्टेंस में इन्वर्सली रिलेशन होता है भैया, करंट बढ़ रहा है इसका मतलब रजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। अब समझना इस बात को, करंट और रजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भैया। बेटा बेटा बेटा, आंख नहीं, आंख नहीं। फैन तेज तब चलेगा जब इसमें करंट क्या होगी, ज्यादा जाएगी। करंट ज्यादा कब जाएगी, जब रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो जब रेगुलेटर में आपने कहा ना कि फैन की स्पीड बढ़ा दो, तो बेसिकली रेगुलेटर से आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, रेजिस्टेंस को घटा रहे हो, उल्टा रिलेशन होगा। ये मत समझना रेगुलेटर बढ़ा रहे हैं तो भाई फैन बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उल्टा रिलेशन होगा। जब रेगुलेटर को आप आगे बढ़ा रहे होते हो इसका मतलब रेजिस्टेंस को घटा रहे होते हो, और करंट को क्या कर रहे होते हो, आप बढ़ा रहे होते हो। जब घटाना होगा तो आप उसको पीछे करते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। रेगुलेटर का मतलब उसको करंट से समझना, कि रेगुलेटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मतलब करंट को बढ़ा रहा हूँ, रेगुलेटर को हम पीछे कर रहे हैं मतलब करंट को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कुल बात समझ में आया, बात का बोलो आप, समझ में आया आपको क्या है, क्या कि रेगुलेटर्स हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेटर को जब बढ़ा रहे हैं तो करंट को बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक। लेकिन वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई, जो सप्लाई आ रही है वोल्टेज की वो तो हमेशा वही रहेगी ना, वो तो घटेगी नहीं, ये सब है। बाकी इसमें डिटेल में लिखा है। हाँ 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 हाँ, रेजिस्टेंस को घटाते हैं। हाँ बेटा, फैन तो अपना वर्क कर रहा है ना। बेटा देख लो, सब इतना नहीं क्लियर कर दो। इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली, और क्या क्या दिया इसमें, क्या क्या सही होगा, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली। ये क्या करता है रियोस्टेट, बताओ क्या करता है, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को केवल इंक्रीज करता है। विद यह डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली, इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करता है केवल, यही सही है क्या, यह इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी करता है, ये सही है या फिर क्या है, नन ऑफ दीज, क्या सही है बताओ, सी ऑप्शन इज द व्हाट, सही होगा, सी ऑप्शन इज द यही है भाई, बोलो, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा ना। तो रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, करंट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनवर्स रिलेशन होगा, ध्यान रखना। करंट को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, करंट को घटा रहे हैं इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, ये तो क्लियर रखना, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है क्या, यही नहीं आया। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट ओम्स लॉ इज, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन में, बताओ क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए आपको। एमीटर एंड वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर और वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आपको ओम्स लॉ का सर्किट याद हो, मैं पहले बता दूं, तब आपको हो सकता है थोड़ा सा रिलेट कर पाओ या कनेक्ट कर पाओ खुद को, बाकी तो मेमोरी में कल अभी जो 1 घंटे पहले रील्स देखोगे वो होगा, या शायद वो भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे देखे थे। तो कुछ ऐसा सर्किट बताया था क्या हमने, जब सर्किट हम लोगों ने बनाया था कुछ ऐसे ही बनाया था क्या, तो बताओ एमीटर किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, एमीटर सीरीज में है कि पैरेलल में, बताओ, एमीटर है सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर किस में है बताओ मुझे, वोल्ट मीटर पैरेलल में। इसको मैंने स्पेशली मेंशन करके आपको बताया था, और एमीटर वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टीज जब देख रहे थे हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी मैंने अलग से बताया था कि सर्किट में ये कैसे कैसे लगते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, ओम्स लॉ, एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं नहीं, इसको याद रखना, रिमार्केबल पॉइंट है, क्योंकि टू द पॉइंट करना पड़ेगा। एमसीक्यू वन नैंडर वाले में एकदम लिखे तो पूरे मिले, नहीं लिखे तो, अब साइंस में तुम फुल में फुल ला सकते हो, लेकिन एकदम टू द पॉइंट एकदम करेक्ट लिख के आओगे तभी, ये सोचो कि ब्लफ करके आ जाए मिल जाए, नहीं। ठीक है, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, फिर क्या दिया इसमें, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्टमीटर इन सीरीज,
फिर दिया आपका एमीटर एंड वोल्टीमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें, बोलो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बी स्टेटमेंट इज द, एमीटर किस में होना चाहिए, एमीटर किस में होना चाहिए, सीरीज में, लेकिन वोल्टमीटर किस में होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन ढंग से हो पाएगा, अदरवाइज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब ध्यान रखना, रिमार्केबल चीजें हैं। ओके भैया, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत? द मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके लिए एकदम क्लियर होनी चाहिए एकदम दोबारा। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट थ्रू विच द करंट टू बी मेजर्ड। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया वोल्टमीटर, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट जूल होती है क्या? इलेक्ट्रिक पावर की क्या फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या था, याद है आपको? W/T लिखा था हम लोगों ने, या लिखा होगा V इंटू आई लिखा होगा, या हमने क्या लिखा होगा, आई स्क्वायर इंटू आर लिखा होगा, या तो हमने क्या लिखा होगा, V स्क्वायर अपॉन क्या लिखा होगा, आर लिखा होगा। ये सारे फार्मूले मैंने इकट्ठे बताए होंगे आपको। इलेक्ट्रिक पावर की ये सारे फार्मूले इकट्ठे मैंने बताए होंगे। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या था, W/T, या होगा V इंटू आई, या तो क्या लिखा होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, या क्या लिखा होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। और इसकी यूनिट क्या लिखे थे, पावर की यूनिट क्या होगी, देखो यहां से देखोगे तो क्या आएगा, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर क्या होगा इसका, वॉट होगा, या तो फिर क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड, या क्या लिखेंगे, वॉट लिखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है, एनर्जी की होती है, लेकिन पावर का क्या होता है, वॉट होता है, या जूल पर सेकेंड लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। कोई दिक्कत वाली बात? ये सब लिखवाया मैंने, अभी भी लिखवाया था। लिखते चलो, फार्मूले ऐड करते चलो, अगर शीट में नहीं है तो शीट में ऐड करो, लिखते चलो, याद करते चलो, हर चीज़ रिकॉल करते चलो। अब ये सब रिवीजन में आपकी यही सब आनी चाहिए। फिर क्या दिया है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम से क्या बना होता है, नाइक्रोम का क्या बना होता है, नाइक्रोम से क्या बना होता है, हीटर वायर बना होता है, तुम्हारा याद है तुम्हें, नाइक्रोम से क्या बना होता है, हीटर वायर। लेकिन फ्यूज वायर किससे बना होता है, कॉपर, और किससे बना होता है, टिन से। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है तो क्या बना होता है इसमें, लेड। और बाद क्या होगा, मैं से कॉपर, और क्या होगा उसमें, टिन होगा। स्टैंडर्ड जो फ्यूज वाला बनता है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, लेड भी यूज़ करते हैं। इसको इसलिए बता दिए ताकि अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिल जाए कॉपर टिन लेड, कॉपर टिन वाला कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप उसी को प्रेफर करिएगा, ठीक है। कॉपर टिन होगा, स्टैंडर्ड जो फ्यूज वायर होगा उसमें क्या होगा, कॉपर टिन। और फ्यूज वायर की मैंने स्पेशलिटी क्या बताई थी, याद है आप लोगों को? फ्यूज वायर में हमने क्या बताया था, इसमें क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस इसका लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा भाई, ध्यान रखना। और इसको कौन से कॉम्बिनेशन में रखते हैं सर्किट में, सीरीज में कि पैरेलल में रखते हैं, हमेशा सीरीज में। अच्छा, कहाँ किस में लिखेंगे, लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में, ये भी देखना, लाइव वायर में हमेशा इसको लाइव वायर में रखेंगे, हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करेंगे। और किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। वायर में हम क्या यूज़ करेंगे, वाइज लिख दिया, वायर में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कॉपर, और क्या यूज़ करेंगे, टिन यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो उसमें लेड भी आ जाएगा। ये सब पॉइंट रिमार्केबल है, इसमें किसी भी डायमेंशन पे, किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हर चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, तो क्या दिया भैया, तो स्टेटमेंट क्या है भाई, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं। फिर क्या दिया है क्वेश्चन, फ्यूज वायर हैज़ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ट्रू है या फॉल्स, अभी तो बताए। देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें कह रहा है फ्यूज वायर हैज़ हाई रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही है, मैंने बताया था ना, रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। एकदम क्लियर होंगे आइडियाज, तभी तो आप समझ पाओगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तो एकदम टू द पॉइंट आंसर करना होगा, या तो है या तो नहीं है, तो समझ के करोगे अच्छे से तभी तो आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें देखो दिया है 1 किलोवाट आवर नोन एज 1 यूनिट, हमने बताया था 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, इसको मैंने बताया था, याद है ना। देखो यही सब क्वेश्चन आते हैं, अब आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा। अच्छा, 1 किलोवाट आवर में कितना था भैया, 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल एनर्जी थी, 3.6 इंटू 10 की पावर में कितना था, 10 की पावर 6 जूल। और ये यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है,
एनर्जी की यूनिट होती है। कहेंगे 1 किलो वाट आवर किसकी यूनिट या किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, तो आप बताओ कि एनर्जी की यूनिट है। और 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। ये चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए, एकदम लर्न करके रखो। ठीक, फिर क्या है भाई, देखो टंगस्टन, टंगस्टन इज यूज्ड मेक बल्ब फिलामेंट, बताए थे बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है भैया, टंगस्टन का भी बनता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इसको बता रखा है मैंने, ध्यान रखना। अब बताओ इसकी क्या प्रॉपर्टी बताइए, किसकी बना होता है, पहले ये तो देख लिए। तो हम ये देख गए भैया कि ये टंगस्टन का बना है। और क्या है भैया, टंगस्टन का बना है, फिर क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। नहीं सोचो नाइक्रोम वायर की तरह इसे समझ के रखो, मतलब सॉरी अभी जो बताया आपका फ्यूज वायर की तरह इसका भी समझ के रखो, गलती हो जाएगी। इसका रेजिस्टेंस हाई रखना है तो वायर को बहुत क्या रखना पड़ेगा, थिन रखना पड़ेगा। एकदम जितना हो सके उतना थिन रखो, एकदम थिनर रखना होता है। इसके लिए कूलेंट क्या यूज़ करते हैं भैया, इसको कूलेंट के लिए इसमें क्या यूज़ करते हैं, गैसेस यूज़ करते हैं। गैस में बेसिकली कौन सा गैस होता है, इनर्ट गैसेस होती हैं जैसे आदमी, ध्यान रखना। कुछ एकदम क्लियर चीज़ एकदम रखो, हर चीज़ कुछ भी पूछ ले वो, आप ये नहीं कह सकते कि आपके सिलेबस में नहीं था। पॉइंट लिखा हुआ है, राइटर से गलती हो सकती है, जो पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हो आप ना, वो कुछ कम ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड से गलती नहीं होगी। वो क्वेश्चन हर एक पूछेंगे जो भी टॉपिक उन्होंने सिलेबस में लिख दिया है। ये आपको पढ़ना था, आपको एक्सप्लोर करना था खुद को कि क्या क्या उस टॉपिक में पढ़ना है, क्योंकि आप जिस भी पब्लिशर की बुक फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ी वो दे रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने बस टॉपिक दे दिया, सिलेबस दे दिया, आपको उस टॉपिक को डिटेल में एकदम एक्सप्लोर करना है, डिटेल में एकदम पढ़ना है। ये सारी चीज़ें समझ के रखना है आपको, ठीक है ना भाई। चले मूव करें हम लोग, अब आगे आ जाते हैं। फिर यह है साई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल, ये तो फॉल्स है, ये बता दिया। इन्हीं सारे का सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमने पीछे पढ़ा वही सोल्यूशन है ना। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज ड्यू टू द व्हाट। हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। आप समझ रहे हैं इसको, अब आप आंसर करो, मैं देखूं कितने लोग आंसर कर पा रहे हो। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज ड्यू टू व्हाट, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी है बताओ इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। बेटा यही होता है। अब 4 ही तो ऑप्शन है, सारी बता दो, कोई एक तो सही होगा। क्या स्टेटमेंट सही होगा बताओ। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज ड्यू टू द व्हाट, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो, अरे यार कीबोर्ड कहीं चला गया, स्क्रीन कहीं चला गया, मिल जाएगा। कोलिजन ऑफ, अब कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसे कैसे, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे, कैसे सर लिखा है तो हम लोग भी पढ़ ले रहे हैं, आप बताओ। वाह, नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन चर्चा चलते हैं ऐसे और लड़ जाते हैं, एनर्जी दे देते हैं कि ले लो बेटा मैं तो गया, जो बच्चा है मेरे पास ले लो। क्या कहना चाह रही हो, ये कोई कंडक्टर है, ध्यान समझना। अब इतना मोटा कंडक्टर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कोलिजन होगा, क्या होगा इनमें, कोलिजन। इस कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इस कोलिजन से क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है हमारी? हीट में कन्वर्ट। भाई समझ रहा? अभी और डीप में पूछे तो इसमें क्या आंसर करना है? किसके बीच में कोलिजन होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इलेक्ट्रॉन में बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा कोलिजन। कोलिजन से फिर क्या होगा भाई? जो जो जब दो चीजें टकराएंगी तो उनकी स्पीड घटेगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी घटेगा कि नहीं? रिड्यूस होगा। वही काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हीट में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है? हीट एनर्जी में। कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? जैसे दो चीज़ों को टकराओ, देखा ना? तुम हाथ में हाथ को अपने देखो, ऐसे तो जोर तेजी से मारो, एकदम जोर जोर से देखो, हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि नहीं? कोलिजन होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट। ये पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से पूछे तो आपको आंसर करना आना चाहिए, और आंसर करना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। पढ़ना वही है जो नहीं पढ़ पाए। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात? मूव करें हम लोग। ठीक। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन में बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उससे क्या होगा? लॉस इन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से है पूरा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये किस पे बेस्ड है? अगर पूछा जाए कि ये किस पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड है? ये एनर्जी पे। ये भी पूछा जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है ये? लिख लेना इसे। बेस्ड इन व्हाट? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है? ये बेस्ड है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो मूव करें हम लोग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, किस में यूज होगा भाई? इलेक्ट्रिक केटल में होगा, फैन में होगा, फ्रीजर में यूज होगा, या टेलीविजन में? बताओ, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक केटल। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बोलो। इलेक्ट्रिक केटल। बहुत सारे लिखे थे ना। इलेक्ट्रिक केटल है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर आपने देखा होगा ना, गीजर देखा था, बहुत सारे लिखे थे। इलेक्ट्रिक आयरन देखा था हमने। ये सब याद होनी चाहिए तभी। इलेक्ट्रिक केटल। देर इज मेनी अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, लॉन्ड्री वाला आपका जो भी आयरन यूज करता है वो कह रहा है। इलेक्ट्रिक टोस्टर है आपका, इलेक्ट्रिक ओवन है आपका, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द सिमिलर डिवाइसेस में इसके कॉन्सेप्ट यूज होते। दैट्स ऑल। ये सब क्वेश्चन थे जो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए थे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। बेसिक फंडामेंटल वाले इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको जानने चाहिए, जो आपको पढ़ के रखनी चाहिए। समझ गए? अब इसमें हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। फार्मूले आप लोगों ने याद होनी चाहिए, मैंने कहा अभी क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी थे, और कुछ क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पे जाकर रिवाइज़ नहीं किया होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा। नहीं, फार्मूले आप लोगों ने देखे होंगे दोबारा से, कि एक बार फिर से रिवाइज़ करके देख लें ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। पढ़ के आ गए तो फिर वो स्टूडेंट ही क्या है ना, पढ़ के आए। हाँ, बस यही एक भरोसा बना रहना चाहिए। ठीक है ना, कि भरोसे से ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी डिटेल में, कोई दिक्कत? अगर इसे चाहते हो तो ठीक है। और ये इसके क्वेश्चन किए आप लोगों ने? ये क्वेश्चन हो गए थे ये दोनों, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। बोलो भाई। हाँ, डिस्कस किया था जिसको आप लोगों ने किया घर पे जाकर? डिस्कस करने के बाद हमारे आप लोगों ने किया इसे कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे, प्लीज लेट मी नो। आंसर वही आया होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आंसर पूछूंगा तो यही बता दोगे क्या भाई, आंसर तो दिखा ही है। तो वो तो करूँगा तो पता चलेगा ना। अब आप सोचो, आपके पास सीट नहीं है, सबके पास सीट है ना। इतनी सारी सीट देने का कोई मतलब है मेरे? हाँ, और नहीं सीट देते हैं तो तांडव मचा देते हो, लगते हो नागिन डांस करने, एकदम लोटने पोटने लगते हो फर्श पे।
इसमें देखो भाई कौन सा सीरीज में है, देखो बच्चा एक्स और वाई एंड के बीच में क्या निकालना है, जब इस जंक्शन पे करंट आ जाएगा तो भैया इसके कितने रास्ते यहाँ पर, दो हैं, यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, फिर जब यहाँ जंक्शन पे पहुंचेगा तो करंट के जाने के कितने रास्ते, दो हैं। हमने कहा जब रजिस्टर में अलग अलग करंट जाएंगे तो हमेशा वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल। तीनों में अलग अलग जा रहे हैं भाई। देखो ना यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से आई करंट आ रही है, यहाँ से आई करंट आ रही है, ध्यान से देखना, अगर यहाँ से आई करंट आ रही है, इधर मान लेते हैं I1 आ गया, इधर क्या आ गया I2, इस जंक्शन पे आने के बाद ये फिर से फर्दर क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सपोज करो ये I3 हो गया, ये क्या हो गया I4। हमने कहा जब रजिस्टर में अलग अलग करंट जाने लगे तो हमेशा वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल में। तो इसका मैं अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1 क्या होगा, ये 60। इससे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/60, 3 1 जा 3, यह आ जाएगा 20। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/20। तो यहाँ से बताओ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 20 ओम आ जाएगा। आ गया था ये कल दूसरे वाले में हमने कहा था करने के लिए आप लोगों को, आप लोगों ने किया इसको। अब जरा देखना, जब मैं x से यहाँ बढ़ रहा हूँ, x और y एंड के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ध्यान समझना, x से यहाँ जब जाएंगे जो करंट यहाँ जाएगी वही सेम करंट यहाँ जाएगी कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों 6 ओम किस में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर जो आएगा वो इसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मैं इनकी नेमिंग कर लूँ भैया, ये मान लेते हैं हमारा R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ये मान लेते हैं R3 है, ये क्या है आपका R4 है, ये क्या है R5 है, ये क्या है R6 है, ये क्या है आपका R7 है। अब जरा करो, R1 R2 किस में है, इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। R1 और R2 किस में है, R1 और R2 है हमारे सीरीज में, R1 और R2 है किसमें, आपकी सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R डैश, बताओ भाई, डायरेक्ट सम कर देंगे, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 ओम आ गया। फिर जो 12 ओम आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो 12 ओम आया वो इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, R3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो इसका मतलब R3, मैं अलग अलग कलर में लिखता हूँ ताकि एकदम क्लियर रहे, R3 और क्या हो गया आपका, R3 और R डैश, ये किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल में हो गए, दो ही है ना, तो कैसे निकालोगे, R डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का सम, तो क्या होगा 12 × 12, नीचे क्या आ गया भैया 12 + 12, यह आ जाएगा 144 अपॉन में क्या हो जाएगा 24। इसको सॉल्व किए थे, कितना आ गया 6 ओम। अब हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, कहाँ से कहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब जो भी आया जी इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, R4 के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। तो आपका R डबल डैश क्या भैया, R डबल डैश और R4 किस में है, R डबल डैश और R4 आपका किस में है, सीरीज में है। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो भैया अब इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या होगा, दोनों को ऐड कर लो, ये 6 और वो +6 कितना हो जाएगा, 6 + 6 हो जाएगा ये 12 ओम। कितना आ जाएगा ये 12 ओम। अब ये जो आ गया 12 ओम, मतलब आपने अब कहाँ से कहाँ तक कर दिया सॉल्व, अब आपने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब वो जो भी आया ये इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल में। तो आपका R ट्रिपल डैश और R5 किस में हो जाएंगे, बोलो भाई, R ट्रिपल डैश और आपका R5 ये किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R4 डैश लगाओ इक्वल टू क्या होगा, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो अभी देखो क्या होगा, ये 12 है, ये भी 12 ही है, तो यही तो आएगा ना, 6 ही तो आएगा सॉल्व करने पे, बताओ। ये 12 × 12, नीचे क्या आ गया 12 + 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 ओम। अब जो भी आया 6 ओम, वो 6 ओम इस 6 ओम के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा कि नहीं, बोलो। जो आया ये इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज में, या R6 और ये R4 डैश ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएगा। लिखो भैया, तो R6 और R4 डैश ये हो गए सीरीज में। अगर ये सीरीज में हो गए तो भैया R5 क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट दोनों का सम करेंगे, 6 + 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 ओम आ गया, ये आ गया 12 ओम। अब जो भी आया वो और ये 12 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे,
पैरेलल में हो जाएंगे ना, पैरेलल में ये आपका R5 और आपका R7 ये हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल अलग लिखना पड़ेगा, ये हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा हमारा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों का सम करेंगे, तो हो जाएगा ये 12 इंटू 12, नीचे क्या हो गया 12 प्लस 12, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 ओम। 6 ओम दिया है, 6 ओम इज द राइट आंसर। स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, ये लंबा प्रोसीजर है, इसलिए कह रहा हूँ राइटिंग स्किल पे अपने बहुत काम करो, स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखो। बेटा बैठे रहो महाराज, लिख लो, लिखा आपने प्रॉपर हर चीज़। हाँ लिख लिए, चलिए अब आप लोग नहीं लिखते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे दिखाओ, ये मैं अपनी तरफ से कर दिया, हटाए। चलिए हम भी देखें भाई आप लोग कैसे लिखते हैं, मुझे भी तो जानना रहेगा। करिए इसको आप लोग, सब लोग करिए, इसे करिए सब लोग, बताइए क्या आएगा आंसर इसका। हाँ करिए करिए सब लोग करिए भाई करिए। हमें भी मौका दीजिए, चलिए चलिए हमें 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 मौका दीजिए, हमें हमें मौका दीजिए, बस करिए, आइए देखिए आप पहले ये देखो कि भैया 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 बस, अभी भी बता रहा हूँ अपने मतलब अपनी यूट्यूब वाली यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, नहीं तो बर्बाद कर लोगे खुद को। थोड़ा सा दुनिया देखो क्या है, रियलिटी क्या है। पहले ये देखो करंट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ये आएगी इस तरह, मान लीजिए आई करंट है, इस जंक्शन पे पहुँचने के बाद इसके पास कितने रास्ते हैं, यहाँ जाएगा, मान लीजिए इधर I1 आया, इधर क्या आया, ये जो I2 आएगा वही तो यहाँ आएगा I2, फिर यहाँ पर आकर दोनों फिर से मिल जाएंगे, ये I1 भी आपका, ये I2 भी, फिर से क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 15 और ये 15 दोनों किस में हो गए, दोनों में सेम करंट आ रही है, फिर जो भी आएगा वो इसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पता नहीं क्या कर रहे हो, लिख लो भैया नाम इसका, इसको लिखा R1, ये लिखा आपने क्या R2, और आपने क्या लिखा R3। पहले लिखो आप, R2 और R3 किस में हो गए, R2 और R3 किस में हो गए, सीरीज में, ये समझना। अगर सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दोनों का सम करके निकलेगा भाई, दोनों का सम करो क्या आया 15 प्लस 15 कितना हो गया यहाँ 30 ओम। ये जो आया आपका आर डैश पूरा ये सॉल्व करने पे आया ना, ये और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये आर डैश और R1 ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो भैया जब टीचर करना शुरू कर दे तो हमेशा खामोश रहना सीखो। पूरी साल बीत गए मुझे सिखाते सिखाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है तुम लोग क्लास में। पहले स्टूडेंट बनना सीखो, तब जीवन में कुछ सीख पाओगे। तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है, नेशनल लेवल पे एकदम पॉलिसी के लेवल पे बात चल रही है, जो बच्चे इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं उनको कैसे ट्रैक पे लाएं पढ़ने के लिए। नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ बन रही हैं अब, तुम लोग जिस तरह से चल रहे हो, तुम लोग को लग रहा है ये मजाक की बात है, ये सीरियस कंसर्न है। अब जाहिल गंवार बढ़ते जा रहे हो तुम लोग यार। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दो है तो हमने क्या कहा था, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम। आर डैश कितना है 30, वो भी है कितना 30, तो 30 इंटू 30, नीचे क्या आएगा भाई 30 प्लस 30, फिर क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, दिस होल अपॉन कितना हो गया 60, क्या होगा ये 10 से 10 कैंसिल, इससे करोगे कितना आ जाएगा 15, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 15 ओम।
आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 15 ओम। हमें करंट निकालना था, बैटरी का वोल्टेज दिया है, बैटरी का क्या दिया भाई, वोल्टेज दिया है, कितना दिया है 3 वोल्ट। हम ओम्स लॉ से जानते हैं, सिंस V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना है 3, R कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 15, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.2 एम्पियर। क्या यही आंसर दिया है, नहीं, हर बार सीट को ही रॉन्ग नहीं बोलो, इतना भी विनोद गलती नहीं करेंगे। समझ गए, इसको समझो। हर चीज़ समझने की कोशिश करो, उससे पहले पहले एक अच्छे लर्नर बनो, एक लर्नर बनना बहुत ज़रूरी है। इस भाव में मत रहो, इस अहंकार में मत रहो कि सब आ रहा है या सब देख लेंगे बाद में। जिसने ये सोचा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। नहीं, कभी सेलेक्टेड बच्चों की भाषा सुनना, वो कैसे बोलते हैं, कितनी पोलाइटनेस के साथ रहते हैं। यही सब एटीट्यूड बता देता है ना कि कितना पढ़ लिख रहे हो। लेवल पे आओ पहले। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ढंग से घर में कोई देखने वाला होता तो आप इस तरह से नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि तुम्हें इस एज में किस तरह से रहना चाहिए। अगर इस तरह से हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, इससे हो रही है, मैं ही सब थोड़ी जानूंगा। लिख ली इसको, हटाऊँ, चलिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, समझो हर चीज़ क्या है क्या नहीं। इसे कैसे करोगे, चलो करो, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, करिए इसको सॉल्व आप लोग, जल्दी से करिए, बताइए क्या आएगा। देखो कहाँ से कौन सी करंट जा रही भाई, करंट जो निकलेगी यहाँ से, देखो कहाँ जाएगी, यहाँ से करंट बाहर निकलेगी, यहाँ वही सेम करंट आएगी, लेकिन इस जंक्शन पे पहुँचेगी तो करंट के कितने पार्ट हो जाएंगे। यहाँ मान लेते हैं I1, यहाँ गया I2, क्लियर है ना। हमें ये पता है कि दोनों में करंट डिफरेंट जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंटली क्या है, देखो दोनों 4 ओम के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में सेम करंट जाएगी, दोनों में सेम करंट जाएगी, लेकिन है तो दोनों किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप नेमिंग कर लो भैया, इनकी R1 R2 R3 रख लो। ये मान लेते हैं हमारा क्या है R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ये क्या है R3। R2 R3 किस में है बताओ पहले, ये R2 और R3 किस में है, R2 और R3 है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनको ले लिया हमने पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, R डैश कैसे होगा, दोनों का ऊपर लेंगे प्रोडक्ट, नीचे क्या करेंगे दोनों का सम, क्या हो जाएगा ये 16/8 कितना आ गया भैया 2 ओम। अब क्या करेंगे, देखो सर्किट को समझना है, मतलब इन दोनों को हटाकर कोई एक लिख सकते हो, तो सर्किट कुछ ऐसे बनेगी, ध्यान रखना इसको, ये ऐसे बन जाएगी। अब कुछ बस एक तरफ कोई रेजिस्टेंस ऐड कर लो, ये है हमारा एमीटर, यहाँ है बैटरी। अब सर्किट कुछ ऐसा आएगा, ये भी है 2 ओम का, ये भी कितना आ गया सॉल्व करने पे 2। तो ये आपका क्या है, ये है R डैश, ये क्या है आपका R1। अब ये R डैश R1 किस में हो गए, सीरीज में है कि पैरेलल में। अरे देखो भैया, पैरेलल में ऐसे गधों वाला काम नहीं करो। पैरेलल में कैसे बता दिया, क्योंकि पैरेलल में ऐसे लिखा होता है। अरे यहाँ से देखो, यहाँ करंट निकलेगी, जो भी करंट आएगी वही करंट जा रही कि नहीं इससे। हमने कहा डायग्राम को देखकर डिसाइड नहीं करो कि सीरीज में है कि पैरेलल, किससे डिसाइड करोगे, करंट से। कंफ्यूज हो जा रहे हो कि नहीं बार बार कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। बार बार मैं क्यों कौन से बता रहा हूँ करंट से, इस सर्किट में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो आप क्या हो जाएंगे, करंट दोनों में सेम जाएगी, इसका मतलब दोनों किस में है, ये है दोनों सीरीज में। तो R डैश और R1 किस में है, R डैश और R1 है आपके सीरीज में। R डैश R1 आपके अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भाई, दोनों का सम कर दें, 2 + 2 कितना हो जाएगा ये 4। अब मुझे बताओ, अगर करंट निकालना है तो फार्मूला क्या है हमारे पास, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन आर।
आर इक्विवेलेंट जो हमारा आया वे रख लेते हैं। वी कितना है 2, आर इक्विवेलेंट कितना है 4, डिवाइड कर लो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। आ गया क्या, सीधे आ जाएगा। आंसर सही नहीं लाना है दोस्त, मेथड्स भी हमारे क्या होने चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें इसमें जो करंट जाएगी इससे डिफरेंट होगी ना। तो पहले आपने इन दोनों को किस में ले लिया, पैरेलल में, फिर जो भी आया वो इसके साथ किस में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। इनफैक्ट ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इस केस में तो दोनों में करंट सेम जा रही थी, लेकिन जब आपने इसको इसको लिया होगा तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंट करंट जाएगी ना। यहाँ तो अकेले जा रहा है, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये आपका R2 R1 किस में हो जाएगा, पैरेलल में, फिर जो आएगा वो इसके साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। तरीका यही है सॉल्व करने का, आंसर यही आएगा। बढ़िया है, अच्छा सोच रहे हो, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, वेल डन माय भाई। कल नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम लड़के हो। इतने क्वेश्चन हमने किए अभी। अब प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल रहे हैं, लिया है ना सब, हर टाइप का क्वेश्चन लिया है इसमें। बहुत साल पहले के भी क्वेश्चन लिए हमने, लेवल 1 लेवल 2 हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं इसमें। ये तो लेवल 1 वाले थे ना, 2 वाले थे, इसमें 3 भी दिया है, 3 भी दिया होगा हमने, उसको भी करो। क्वेश्चन आप लोग लगाओ, प्रैक्टिस करो। शीट सबके पास है ना, उसमें कितने क्वेश्चन हैं, LOD 3 में कितने क्वेश्चन हैं। अब कल इसमें जो डाउट होंगे वही पूछना है इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग, न्यूमेरिकल्स में। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आप करिएगा, जो डाउट होंगे पूछिएगा। टाइप 3 वाले जितने भी होंगे आपके, बोर्ड के हों चाहे बुक से हों चाहे जहाँ से भी कर रहे हो, प्रैक्टिस करके आओ, फिर इसमें जो होगा कल डाउट्स ले लेंगे। और सब लोग टाइम पे आओ, ठीक है, टाइम पे आओ, सब लोग पंक्चुअल रहो, अब लेट नहीं चलेगा। कल इतना करके आओ सब लोग, पूछेंगे सबको आना चाहिए। ठीक है फिर, थैंक यू।